चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेव एंड ऑसिलेशन या ऑसिलेशन एंड वेव के एमसीक्यू के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके पास ऑसिलेशन एंड वेव से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यू के ऊपर। तो पहला हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ऑफ अ पार्टिकल गिवन बाय कैसे दी जाती है dx बाई डी टी स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन है ऑसिलेटरी एंड आपके पास एसएचएम। दूसरा ऑप्शन है नॉन ऑसिलेटरी एंड एसएचएम, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। बताओ भाई ये जो इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट करती है बताओ। हाँ, देखो हमने देखा कि जो इस टाइप की जो होती हैं, इस टाइप की जो इक्वेशन होती है सेकेंड ऑर्डर की, ठीक है, और जिसमें आपके पास एक सेकंड डेरिवेटिव टर्म होता है और एक आपके पास सिंगल एक्स वाला टर्म होता है, ये सारी किसके मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको ये मैंने बता रखा, अगर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो ऑसिलेटरी तो होगा ही होगा, तभी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये बात सुनिए, मैंने आपको ये बताया था कि अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो इसका मतलब नहीं वो सिंपलेस्ट होगा। ये बात सुनिए, तो मैंने कहा था आपके पास कोई भी इक्वेशन जो f इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स के बाद n के फॉर्म में लिखी आती है, ये ऑसिलेटरी इक्वेशन होती है। क्या होती है? ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस बात को, इसकी सिंपलेस्ट मोशन जब n की वैल्यू 1 होती है तो f इक्वल टू क्या होता है, जरा बोलो, माइनस ऑफ के एक्स। क्या आता है जरा बोलो, f ऑफ इक्वल टू आपके पास माइनस ऑफ के एक्स, और f की वैल्यू आपको पता है m इंटू ए लिखोगे, फिर dx वो आपके पास m dx बाई dt स्क्वायर आएगा, फिर जाके इक्वेशन बनेगी। ये जो इक्वेशन होती है आपके पास किसकी होती है, जरा बोलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, ठीक है। नॉन ऑसिलेटरी की नहीं होती है। ये आपके पास, ये पहली बात समझ में आनी चाहिए, नॉन ऑसिलेटरी नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी नहीं है। तो क्या है? ऑसिलेटरी एंड एसएचएम। आपको समझ में आनी चाहिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सेकंड डेरिवेटिव टर्म होता है और एक सिंगल एक्स वाला टर्म होता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज E। कितना है जरा बोलो? E। when the displacement when the displacement when the displacement displacement of the half displacement when the displacement now half of the amplitude
above the amplitude, its kinetic energy will be, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? पहला ऑप्शन आपको कह रहा है E, दूसरा कह रहा है E/2, तीसरा कह रहा है E/4 और चौथा कह रहा है आपके पास 3/4। चौथा क्या कह रहा है जरा बोलो? 3/4। क्या कह रहा है? टोटल एनर्जी आपका सिंपल आपके पास पेंडुलम बोला है ई दे रही है आपको, ठीक है? कितना दे रही है जरा बोलो? ई। फिर कह रहा है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट हाफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोला, यानी कि एम्पलीट्यूड बात समझ में आती है। फिर उसके बाद इट्स काइनेटिक एनर्जी बोल रहा, ठीक है? क्या होगी करके तो बताओ। तो फिर देखो, आपको काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है जरा बोलो? पहली बात, कोई भी जो भी सिस्टम आपको ऑसिलेट कर रहा होता है फ्रीली, तो उसका जो इक्वेशन होता है, एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी आती है जरा बोलो? ये आती है 1/2 KA²। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और v की जो वैल्यू होती है क्या होती है आपके पास? किसी भी आपके पास कोई सिस्टम अगर ऑसिलेट कर रहा है तो v की वैल्यू होती है v इक्वल ओमेगा आपके पास a² माइनस ऑफ x²। क्या होती है? a² माइनस ऑफ x²। अब यहां पर अगर इसकी वैल्यू रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। कितनी आ जाएगी जरा बोलो? a² माइनस ऑफ x²। ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब ये m इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जरा बोलो? हमने बहुत बार डिस्कस किया है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? k बोलते हैं। ये जो k लिखा गया यही है k। इंटू कितना आ जाएगा जरा बोलो? a² माइनस ऑफ x²। अब ऐसा क्यों किया होगा मैंने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको बोला है उसने कि जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बोला, कहां पर बतानी है आपके पास? कहां पर? एम्पलीट्यूड के हाफ पर, ठीक है? नहीं क्या व्हेन द डिस्प्लेसमेंट बोला हाफ द एम्पलीट्यूड बोला, हमसे क्या बोला ना, आपको पता होना चाहिए अगर कोई सिस्टम को ऑसिलेट कर रहा है, ये उसका मेन पोजीशन होगा, ये उनकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, होगी नहीं होगी? ये कितना, ये यहां से यहां तक क्या, ये क्या होता है जरा बोलो? ये क्या होता है जरा बोलो? एम्पलीट्यूड। जब वो आधे में पहुंचा होगा तो यहां कहीं होगा, तो इस समय ये जो एक्स होगा, यानी कि ये एक्स क्या होता है? पोजीशन बता रहा होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस समय जरा बोलो? कितनी हो जाएगी? a/2। तो जैसे ही a/2 रखोगे तो इस पॉइंट पे आपके पास क्या आ जाएगी जरा बोलो? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपको किस फॉर्म में बतानी है जरा बोलो? ये क्या है? टोटल एनर्जी है, इस फॉर्म में बतानी है। तो यहां से क्या करोगे जरा बोलो? काइनेटिक एनर्जी आप यहां से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 k। ये कितना आ जाएगा? a²। और x की जगह कितना रख दोगे जरा बोलो? x की जगह क्या रख दोगे? a/2। और जैसे ही रखोगे तो कितना आएगा? ये a² बाई कितना आएगा? 4। सॉल्व करेंगे आप इसको, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी क्या? 1/2 k। ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 3। a² बाई कितना आ जाएगा जरा बोले? 4 आएगा। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 3/4। इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाफ के a² लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ये क्या होगी जरा बोलो? ये कौन सी एनर्जी है जरा बताओ तो? किसी भी आपके पास ऑसिलेटिंग सिस्टम की एनर्जी क्या होती है जरा बोलो? टोटल एनर्जी होती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है। समझ में आई? ईटी जिसको मैंने बोला है। तो कितना आ जाएगा? 3/4 ऑफ ई, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको बेसिक फॉर्मूले 2-4 याद होने चाहिए, बस हो गया, ठीक है? काम चल जाएगा। बेसिक फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएसएम। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएसएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM is given by d2 by dt square plus 100y equal to 0. The frequency of motion is, पहला आपसे कह रहा है आपके पास 1, दूसरा कह रहा है आपके पास 10, तीसरा कह रहा है आपके पास 10/π, 10/2π, ऑप्शन डी कह रहा है आपसे 100 बाय आपके पास 2π। बोलो
क्या आएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको क्या बताना है? आपको क्या बताना है? फ्रीक्वेंसी। बोलो क्या आएगा यहां से? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कौन से मोशन की इक्वेशन है, जरा बताओ तो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सी इक्वेशन है जरा बोलो? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? डी टू वाई बाई होगा डी टी स्क्वायर। यहाँ पर इन जनरल कितना आ रहा होता है जरा बोलो? ओमेगा आ रहा होता है। यहाँ पर इन जनरल कितना आ रहा होता है जरा बोलो? ओमेगा स्क्वायर आ रहा होता है। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर, ध्यान रखो। ये बात समझ नहीं? तो कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो? कितनी आ जाएगी? ये 100। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो? कितनी आ जाएगी? 10 आएगी। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे जरा देखो, तो ओमेगा क्या होता है जरा बोलो? 2 पाई एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। अब ये मत दे देना फ्रीक्वेंसी बोला है तो आप 10 में टिक मत कर देना, ठीक है? 10 में कब फ्रीक्वेंसी आप क्लिक करते जरा बताओ? ये आप ये ऑप्शन कब बताते? ये ऑप्शन कब बताते 10 वाला? जब उसने पूछा होता एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला होता। जब वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलता तब 10 बोलते। समझ में आई नहीं आई बात? ये कौन सी फ्रीक्वेंसी जरा बोलो? कौन सी फ्रीक्वेंसी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। समझ में आई नहीं आई बात? ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है जरा बोलो? लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो एफ की वैल्यू आपके पास जब भी फ्रीक्वेंसी बोलता है तो आप एफ समझेंगे। आपके लिए वो क्या है जरा बोलो? एफ। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? लीनियर फ्रीक्वेंसी है। ये बात समझ नहीं है? ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है जरा बोलो? लीनियर फ्रीक्वेंसी। आपसे जब भी फ्रीक्वेंसी बोलता है तो आप लीनियर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, इस पे नहीं जाएंगे तुरंत। ये बात समझ में नहीं है? हाँ, जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलता है तब आप इसको बताएंगे। तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट displacement the displacement of the motion of particle, the displacement of the motion of a particle is represented by the equation, is represented by the equation। पहला इक्वेशन है x इक्वल टू y इक्वल टू 0.4 cos स्क्वायर आपके पास पाई टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस का बुका साइन स्क्वायर पाई टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। आपसे क्या बोला आपके पास पहला? ठीक है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज बोला, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, पहला आपसे बोल रहा है ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। दूसरा ऑप्शन बोला आपसे एसएचएम विद एम्पलीट्यूड 0.4। ऑप्शन सी बोला है एसएचएम विद एम्पलीट्यूड 4.4 रूट 2। फिर आपसे बोला है एसएचएम विद एम्पलीट्यूड 0.8। ये चार ऑप्शन है, बोलो तो फिर क्या होगा? है ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। देखो कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ये ऑसिलेटरी है और आपके पास एसएचएम नहीं है। सबसे पहले आप इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करोगे। इक्वेशन को क्या करोगे? सिंप्लीफाई। वही फॉर्मूला नहीं होता मैथ्स में, वो cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? वो होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता नहीं है, पता है? तो उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते नहीं कर सकते हैं? अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा जरा बोलो? y इक्वल कितना आएगा जरा बोलो? 0.4 आएगा। cos क्या लिख सकता हूँ जरा बताओ तो? 2 कितना आ जाएगा? ये
2 पाई बाई 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। y इक्वल कितना आएगा 0.4, कॉस कितना आएगा पाई टी। ठीक है, देखो आपको समझ में आ रहा है, कॉस का फंक्शन है, ऑसिलेटरी तो है ही पहली बात, तो और साथ ही क्या है जरा बोलो, सिंगल आपको साइन और कॉस का भी टर्म आ गया, एसएचएम भी है, ये आ रहा ना आपको, मैंने बहुत बार समझा रखा है, सिंगल साइन और कॉस के टर्म अगर आते हैं तो आप उसको सेकंड ऑर्डर के सिंगल इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, इसका मतलब ये क्या है, एसएचएम है। समझ आई नहीं आई बात? तो पहली बात ये ऑसिलेटरी तो है, साथ ही एसएचएम भी है, और आपके पास जरा सुनना, लेकिन ये ऑप्शन तो है ही नहीं फिर इसका मतलब। और दूसरा इसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है जरा बताओ, तो ये क्या हो गया जरा बोलो तो, बोलो 0.4, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया 0.4, ये तो ऑप्शन वैसे ही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ a particle performing इक्वल टू, क्या होगा बोला आपसे, ठीक है, तो पहला पार्ट है आपके पास ओमेगा, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर, तीसरा आपके पास 1/ओमेगा, चौथा एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा कह रहा, तो उसकी दो चीजें बतानी है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो। आपको ये समझ में आनी चाहिए, मैक्सिमम जो एक्सीलरेशन होता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड अगर वाइज करूं, अगर हम डायरेक्शन को ना देखें, आपको पता है डायरेक्शन तो हमेशा सेंटर की तरफ होती है, इसलिए नेगेटिव के फॉर्म में आता है वो। ठीक है, मतलब इधर की तरफ जाएगा तो इधर की तरफ, अगर पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है तो एक्सीलरेशन लेफ्ट की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ अगर जाओगे तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन राइट की तरफ होगा। समझ आई नहीं आई बात? तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, तो ए इंटू कितना होता है ओमेगा स्क्वायर होता है, ये आपको पता है कितना होता है, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। दूसरा आपका मैक्सिमम जो अगर हम वेलोसिटी अगर देखें तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आती है, ए इंटू ओमेगा, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम यहां से अगर बात करें किसके बारे में जरा देखो, अगर ये कह रहा रेशियो अगर पूछ रहा है, तो ए मैक्स बाई अगर हम आपके पास ए बी अगर मैक्स अगर हम करें तो कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा ए ओमेगा डिवाइडेड बाई आपके पास ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए ओमेगा, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, कितना आएगा ए ओमेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैक्सिमम एक्सीलरेशन ये होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। अब ये कहां से बताए हुए होंगे, ये आपको पता होनी चाहिए, जो हमने एक्सीलरेशन डिफाइन किया था, एक्सीलरेशन होता है माइनस का आपका ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, साइन आपके पास समझ में आना चाहिए ओमेगा टी, ये होता है एक्सीलरेशन किसी भी आपके पास किसका, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है टाइम के फॉर्म में, या फिर इसी को हमने आपके पास लिखा था ए इक्वल टू आपके पास कितना माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स टी लिखा था, एक्सीलरेशन ये होता है पार्टिकल का। दूसरा वेलोसिटी अगर हम पोजीशन के साथ बात करें तो v इक्वल टू ओमेगा भी लिखा था थोड़ी देर पहले, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये थोड़ी देर पहले लिखा था, कैपिटल ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर आप जरा देखो सुनना मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक्सीलरेशन कब होगा मैक्सिमम, जब पोजीशन कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। समझ में नहीं आई बात? अब पोजीशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ए हो सकती है, तो यहाँ पर कितना निकला मैंने, इसकी जगह कितना निकला, एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होगा ना, पोजीशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ए हो सकती है, तो ये मुझे बताइए पूरा ये ए मैक्सिमम कब आएगा, जब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये मैक्सिमम आता है, और मैक्सिमम कितना होता है, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूं, डायरेक्शन बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा, अगर मैं वेलोसिटी मैक्सिमम करना चाहता हूं तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जरा बोलो, 0, तभी तो, अदरवाइज एक्स से बढ़ेगा तो ये तो घटेगी। समझ आता नहीं आता है? तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा आपके पास ए ओमेगा आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा जरा बोलो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम यही हो सकती है, तो मैंने इसलिए ये लिखे थे, किसी के दिमाग में थॉट आ रहा होगा ये कहां से लिख दिया करके डायरेक्टली, अब मैंने फॉर्मूले लिखा रखे हैं, वो तो उसमें है, वो अभी डेम्ड वाले में आएंगे अभी नहीं।
वो डैम्ड वाली की कहानी। ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन चल रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए, क्या आ जाएगा, जरा बोलो, ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी ठीक है, पहला है आपका वेरीज linearly with टाइम। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ठीक है, एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। तीसरा आपके पास डज नॉट ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दिस। बोलो भाई। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लीनियर आपके पास वेरीज लीनियरली विद टाइम, डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, नन ऑफ दिस। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की कहानी क्या होती है बताओ। इसमें ए ओमेगा भी होगा, किसमें कह रहे हैं, ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। वो आया था ना ए इंटू ओमेगा स्क्वायर आया, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। और वेलोसिटी वाले में ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा ही था शायद। ठीक है, तो लिखा था फिर। हाँ, जो ए मैक्स से लिखा था, ए मैक्स से ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, सही तो लिखा है सर। उसमें क्या आएगा कह रहे हो तुम, वहां ए भी आएगा, तो ए लिखा तो था ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। हाँ, उसको लिखा तो है। चलो देखो, अच्छा इसे बताओ तो आपके पास ये समझ में आना चाहिए, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। आपके पास कितनी आती हो, 1/2 के ए स्क्वायर आता है, ठीक है, ये आती है। और ये क्या होती है जरा बोलो, ये क्या होती है जरा बोलो, कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम, टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट है आपके पास द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम इन एयर। पहला है आपका ऑप्शन फ्री, दूसरा आपके पास फोर्स्ड, तीसरा आपका ऑप्शन है डैम्ड होंगे, चौथा ऑप्शन है आपके पास ओवर डैम्ड। ठीक है, ये द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एयर बोला, क्या होगा बताओ तो फिर। जो सिंपल पेंडुलम के जो आपके पास ऑसिलेशन होंगे वो एयर में कैसे होते हैं, एयर में आप दिन भर ऑसिलेट करेगा क्या वो, अगर यहाँ पर पेंडुलम अगर छोड़ दें दिन भर ऑसिलेट करेगा वो है नहीं, पेंडुलम को अगर मेन पोजीशन से स्लाइड डिस्प्लेस करेंगे कुछ टाइम ऑसिलेट करेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नहीं, इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग, डैम्प्ड हो गया मोशन। अगर फ्रीली अगर ऑसिलेट कर रहा होता, मतलब दिन भर ऑसिलेट कर रहा होता, हम कहते हैं फ्रीली ऑसिलेट कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जैसे ही अगर हम यहाँ पर एक पेंडुलम अगर रखें तो थोड़ी देर बाद वो किसमें आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। रेस्ट पे आने का कहने का मतलब क्या है, रेस्ट पे आने का कहने का मतलब ये है कि आपके पास नॉर्मल सी बात है, जो मीडियम में जो पार्टिकल है वो क्या करता है, अपोज करते हैं मोशन को, और उसको कुछ देर बाद कहाँ ले आते हैं, रेस्ट पे ले आते हैं।
तो मोशन कैसा हो जाता है उसका, डैम्प्ड हो जाता है। तो ये समझ में आना चाहिए कि ये तो नहीं हो सकता। फोर्स में, फोर्स का मोशन कब होता है, फोर्स ऑसिलेशन कब होता है, जब हम बाहर से, अब वो रेस्ट में आ गया, बाहर से हमने धक्का दिया, बाहर से फोर्स लगाया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये भी है नहीं, बाहर से फोर्स तो लगा ही नहीं रहे, सिंपल आपके पास पेंडुलम है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, बोलो डैम्ड आपके पास, ये तो है ही नहीं, ओवर डैम्ड तो है ही नहीं। मोशन कैसा हो जाता है उसका, डैम्ड। ठीक है, एयर में आपको हमेशा किसी भी बॉडी का जो मोशन होगा वो डैम्ड हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास इसमें लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ द पेंडुलम bob increased by 2 times, then the time period of oscillation, ठीक है, पहला आपके पास इंक्रीजेस। ठीक है, पहला ऑप्शन है इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजेस, तीसरा आपके पास रिमेन सेम, ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दिस। बोलो, इफ द मास ऑफ पेंडुलम बोला है, ठीक है, कौन सा पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम बॉब इंक्रीज बाय 2 टाइम्स बोला, देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोला, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा रिमेन सेम रहेगा, नन ऑफ दिस। पेंडुलम है, उसके जो बॉब का जो मास है बढ़ा दिया, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा सेम रहेगा। बोलो, ये तो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। चलो देखो फिर, रिमेन सेम रहता है, क्यों रहता है सेम, आपको समझ में आने चाहिए, टी इक्वल टू 2 पाई L/G। जी, अगर आपने देखा होगा टी इक्वल रिलेशन देखा होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का जो फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई L/G आता है। ये जी एल पे डिपेंड कर रहा होता है, जी पे डिपेंड कर रहा होता है, किससे डिपेंड नहीं कर रहा होता है, ये आपके पास ये डिपेंड नहीं कर रहा होता, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है, ये किससे रहता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या, मास ऑफ बॉब, ये बॉब के मास से इंडिपेंडेंट रहता है भाई। बात समझ आई नहीं है, बॉब के मास से क्या रहता है जरा बोलो, इंडिपेंडेंट रहता है, तो कौन सा हो जाएगा, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, यहां कहीं पर आपके पास मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। द ग्राफ बिटवीन लिखना, द ग्राफ बिटवीन आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा आपके पास सर्कल, तीसरा आपसे बोला आपके पास क्या, पैराबोला, और चौथा ऑप्शन है आपके पास इलिप्स। बोलो भाई, ग्राफ बिटवीन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड आपके पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आएगा, ये क्या करा, द ग्राफ बिटवीन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है, 2 पाई L/, ये होता है ना। और इसमें जरा देखो ध्यान सुनना, इसमें अगर आप देखो, मुझे किसमें एल और टी में ग्राफ प्लॉट करना है,
तो टी प्रोपोर्शनल टू क्या है जरा बोलो, रूट क्या है जरा बताओ, एल है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा जरा बोलो, एल आ जाएगा। ये कैसा ग्राफ हो गया, समथिंग वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई प्रोपोर्शनल टू आपके पास एक्स कैसा ग्राफ आता है जरा बताओ तो, बोलो है कैसा आएगा ये, पैराबोला आएगा। इधर मैंने क्या लिख दिया, इधर लेंथ लिख दी, इधर आपके पास टी लिख दिया, तो ग्राफ कैसा चले जाएगा जरा बोलो, पैराबोला। समझ आता नहीं आता है, कैसा जाएगा जरा बोलो, पैराबोला है। अब वो डिस्प्लेसमेंट का होता है यार, सब मिक्स से नहीं करना है, ठीक है। अच्छा यहीं पर अगर ये बोल देता ना, सुना ये बोलता क्या है एग्जाम में क्या बोलता है, द ग्राफ बिटवीन आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये बोलता है। अब मुझे बताओ अब क्या ग्राफ आएगा, बोलो द, अब बताओ तो ग्राफ क्या आएगा। एग्जाम में बोलता है द ग्राफ बिटवीन आपके पास लेंथ ऑफ पेंडुलम है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अब क्या ग्राफ आएगा बताओ। देखो अभी आपको y और x प्लॉट करने थे तो आपने ग्राफ दे बना दिया, अगर इसकी जगह मैं टी स्क्वायर कर दूं और ये l कर दूं तो ये पूरा आपका पूरा एक टर्म हो गया ना, नहीं आई बात। इसको कुछ और बोल लो थोड़ी देर के लिए, इसको कुछ आपको y बोल लो, y और x में ग्राफ बोल लो, y और l में ग्राफ, y और l में ग्राफ कैसा आएगा जरा बताओ तो, ये y बोल लो थोड़ी देर के लिए, इस पूरे टर्म को एक ही बोलना पड़ेगा। आप इस आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं करके। तो ग्राफ क्या आएगा जरा बोलो, इस समय जो अगर आप ग्राफ देखोगे जब आपसे बोलेगा स्क्वायर ऑफ इसमें, तो आपके लिए पूरा टर्म एक ही है। इसको थोड़ी देर के लिए अगर बोलना चाहो तो कुछ बोल दो, टी बोल दो, टी प्रोपोर्शनल टू एल, ये आ जाएगा। तो टी प्रोपोर्शनल टू करेगा एल या टी प्रोपोर्शनल जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कैसा ग्राफ आ जाएगा जरा बोलो, ये स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें, किस सिचुएशन में, जब यहाँ स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड लिखा होगा उस समय ग्राफ क्या आएगा जरा बोलो, स्ट्रेट लाइन समझ आई बात, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है आपके पास द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल इज x इक्वल टू आपके पास 6 cos ओमेगा टी प्लस a sin ओमेगा टी, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट the इसमें लिखना this represent SHM, then amplitude of this, then amplitude of this h, पहला ऑप्शन आपके पास 14 मीटर, ऑप्शन बी आपके पास 2 मीटर, ऑप्शन सी है 10 मीटर, ऑप्शन डी आपके पास 5 मीटर। ये कह रहा है बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सिमिलर तरीके का क्वेश्चन इससे पहले एलटी में आया हुआ है, ठीक है। और इसी टाइप का आपके पास फिर से आने की पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता हो। बोलो क्या आएगा, बताओ तो। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन होता है इसका, क्या होगा करके बोलो। अच्छा हमने देखा था, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन लिखी x इक्वल टू, मैंने बोला था एक साइन का टर्म हो एक कॉस का टर्म हो, ठीक है। बेसिक में बहुत बार बता रखा है, अगर एक साइन का टर्म होता है और एक कॉस का टर्म होता है, कुछ इस तरीके का आपके पास a1 cos ओमेगा टी, या साइन जो भी है a1 sin ओमेगा टी, और आपके पास क्या a2 आपके पास cos ओमेगा टी। इस पूरे मोशन को जब भी इस तरीके से कोई इक्वेशन होती है, इसके मोशन की जो आपके पास एम्पलीट्यूड होता है, डायरेक्टली हमने आपको देखा था और बहुत बार मैंने डिराइव भी करेगा, अलग अलग केसों में बता भी रखे हैं
कितना आता है, ये आता है a1 स्क्वायर प्लस कितना आता है जरा बोलो, 80 स्क्वायर। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस आपके पास क्या इक्वेशन, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आता है इस तरीके के इक्वेशन का, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ये क्या जरा बोलो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक। a1 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। अब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता है, जरा देखो इसका कोएफिशिएंट ये है, मतलब ये a1 और a2 आने ना, कोई भी उठा लो, ये इन दोनों को उठाना है, यहाँ रख देना है। तो क्या आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर, कितना आएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा आपके पास 100, कितना आ जाएगा जरा बोलो 10। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा कितना आएगा जरा बोलो, 10 आ जाएगा। ये बात समझा नहीं है, ये हमने देख रखा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बात समझाई। इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इन जनरल फॉर्मूला आपके पास आपने देखा था, इन जनरल फॉर्मूला ऐसा होता है कुछ, हाँ फॉर्मूला आता है जैसे हमारे पास सपोज के लिए कोई इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू एक, हमारे पास एक एक्स इक्वल टू एक इक्वेशन है a1 sin ओमेगा टी। उसके लिए मैंने पूरी कहानी बताई थी कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं करके, साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक। मैंने कहा था इस तरीके से हमारे पास कोई इक्वेशन है, तो पहली बात इस दोनों इक्वेशन में दोनों टर्म साइन के होने चाहिए थे, दोनों का फेज पॉजिटिव होना चाहिए था। देन जो a1 है a2 आपके पास क्या लिखा जाता है जरा बोलो, cos 5, ये लिखा जाता है। अब इस वाले इक्वेशन में आपको पता है इसमें ये cos में है, साइन और cos के बीच कितने का फेज डिफरेंस होता है, π/2 का, पता नहीं होता, अदरवाइज तो कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे में। तो यानी कि अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं ना आपके पास साइन, या इसको लिख सकते हैं साइन को हम ओमेगा टी प्लस 5, मतलब इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम आपके पास क्या, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, क्योंकि इसका पॉजिटिव माइनस नहीं लिखना, ये समझ में आना चाहिए। इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन आपके पास ओमेगा टी प्लस 5/2, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वो भी आ जाएगा। तो फेज कितने का आएगा, π/2 का, कॉस आपको 90 कितना होता है 0, तो ये आ जाएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, तो यार इक्वेशन आ जाएगी जो हम बता रहे थे। ये बात में जनरल एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये हमने ये इंटरफेरेंस में भी देख रखा है, बहुत जगह देख रखा है, दोनों आपका इक्वेशन सेम होती है, कहानी बिल्कुल सेम है, कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बहुत बार पूछी जाती है, डायरेक्टली पता होना चाहिए। हटा दें, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड, द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर इज reduced to 1/e, ठीक है, टाइम्स, ठीक है, ऑफ इनिशियल वैल्यू, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इन द टाइम कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस टाइम को, पहला आपके पास है मीन लाइफ टाइम, दूसरा आपका रिलैक्सेशन टाइम, तीसरा है टाइम पीरियड, चौथा ऑप्शन है आपके पास क्या, 1 सेकेंड, ठीक है, 4 ऑप्शन है। बोलो, बहुत बार आपने देख रखा जब किसी डैम्प्ड ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड कैसे, डैम्प्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू a e की पावर माइनस rt sin ओमेगा t प्लस 5। इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये जो एम्पलीट्यूड है ये कैसे वेरी करता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, क्या क्या करता है जरा बोलो, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है एम्पलीट्यूड। अब ये जब 1/e हो जाता है, जो एम्पलीट्यूड जाएगा अपने इनिशियल में कितना a, जब इनिशियल का 1/e होता है उस समय ये जो टाइम आता है, इसी टाइम को हम आपके पास क्या बोलते हैं जरा बोलो, क्या बोलते हैं, मीन लाइफ टाइम बोलते हैं। ये बात सुनिए, और इसकी वैल्यू कितनी आती है जरा बोलो, इसको अगर रखोगे तो a से कैंसिल आउट है, e की पावर -1 आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आती है जरा बोलो, यहां रख दो इसको, a से कैंसिल आउट, e की पावर -1, -1 इक्वल टू आपको r इंटू टाउ, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/r, ये किसकी वैल्यू है, मीन लाइफ टाइम की वैल्यू है,
और आपको आर की भी वैल्यू पता है, आर की वैल्यू आपके पास आपने देखी है, आर इक्वल टू आपके पास कितना होता है b/2m। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने ये देखा था। तो ये जो टाइम आ रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं आपके पास क्या, मीन लाइफ टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन लाइफ टाइम। अच्छा, इसमें हमारे पास दो टर्म आते थे डेल्टा ऑसिलेशन में, एक आता मीन लाइफ टाइम, वो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। एम्पलीट्यूड, ये ध्यान में रखना। आप क्या ध्यान में कैसे रखोगे, जरा देखो, एम्पलीट्यूड ऐसे ध्यान में, ऐसे एम एम आता है, यानी कि मीन लाइफ आपके पास टाइम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मीन लाइफ टाइम। क्योंकि चीजें बहुत सारी थोड़ा याद रहने के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो एम्पलीट्यूड है मीन लाइफ टाइम से रिलेटेड है। दूसरा रिलैक्सेशन टाइम, ये किससे रिलेटेड है जरा बोलो, आर ई आर, ये किससे रिलेटेड है जरा बोलो, किससे रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। ध्यान में रहेगा ऐसे मैं क्या कह रहा हूं करके, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। ए एम आ रहा, ये दूसरे वाले वर्ड से पता चला आपको, ये मीन लाइफ टाइम से रिलेटेड है। दूसरा रिलैक्सेशन टाइम किससे रिलेटेड होता है, एनर्जी से। जिस समय एनर्जी अपना इनिशियल का 1/e फॉल करती है उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बता दो इसको। चलो, तो नेक्स्ट इस पे लिखना, क्या बोलते हैं उसको, मीन लाइफ टाइम, ठीक है। हो गया होगा, टिक कर लिया होगा, ठीक है। द एम्पलीट्यूड, देखो इसमें क्वेश्चन कराने को बहुत ही भारी भरकम कराए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपके पास अलग अलग डेटा लेके क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, लेकिन वो आने इतने ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा पूछा जाता है आपके पास उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराए जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ा के कोई फायदा है नहीं, ठीक है। चलिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ का, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर, ऑसिलेटर, ठीक है। पहला है आपके पास क्या, डिक्रीजेस, ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लीनियरली। दूसरा आपके पास इंक्रीजेस लीनियरली। तीसरा आपके पास डिक्रीजेस आपके पास एक्सपोनेंशियली, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है डिक्रीजेस एक दिन आपके पास क्या, इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। बोलो क्या होगा। अभी आपने देखा सी, आपने देखा ना आपके पास क्या आता है, एम्पलीट्यूड ए की पावर माइनस कितना आया था जरा बोलो, आर टी। तो इसको आपने देख रखा है आपके पास, इनिशियल में अगर आपके पास ये आपको समझ आ कुछ, ये अगर टाइम है, ये एम्पलीट्यूड है, तो टी इक्वल 0 पर ये ए रहा होगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा जरा बोलो, घटेगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है। ये समझ में आता है। नेक्स्ट, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्स्ड, ठीक है, मैकेनिकल ऑसिलेटर, मैकेनिकल ऑसिलेटर। पहला ऑप्शन है एम डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस आपके पास आर डी एक्स बाई डी टी प्लस आपके पास के एक्स इक्वल टू आपके पास एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, या कॉस ओमेगा टी लिख देना। ऑप्शन बी आपके पास एम डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस आपके पास आर डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू आपके पास 0। तीसरी इक्वेशन है एम डी टू आपके पास डी एक्स टी स्क्वायर, ठीक है, के एक्स इक्वल टू 0। चौथी इक्वेशन है डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। बोलो भाई क्या है सही? कौन सा आएगा? अच्छा देखो आपको पता होना चाहिए, जिस भी इक्वेशन में राइट में कॉस या साइन का टर्म लिखा होता जिसमें, उसमें इसका मतलब क्या होता? फोर्स लगाया होता आपने। क्या होता है जरा बोलो? आपने फोर्स लगाया होता है। समझ में आई नहीं आई बात? बाकी ये किसकी है? ये तो डेम्ड वाले को मोशन को रिप्रेजेंट करती है, एम डी एक्स आर डी एक्स आपके पास ये। अभी मैं सुना वहां तो सर कुछ और ही टर्म था, आर तो कुछ और थी, ये तो खाली एक जनरल लिखी है ना, लिखने को आपका पूछ रहा है कि क्या है करके इक्वेशन। ठीक है, मतलब वेरिएबल तो कुछ भी लिख सकता है। बात समझ नहीं है? ये वो थोड़ी उसको थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा, ये बात सुनिए। मतलब जो हम वेरिएबल लेके चले वो ये इसने नहीं लिए, एग्जाम में तो कुछ भी वेरिएबल आ सकता है, आपको बातें समझनी पड़ेंगी। मेरे कहने का मतलब ये है, ये तो डेम्ड आपके पास के लिए आती है, मतलब इस टाइप के टर्म आते नहीं आते हैं, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो इस टाइप के टर्म आएंगे। ये किस में आता है जरा बोलो? डेम्ड में आता है। डेम्ड में इक्वल टू जीरो होता है। डेम्ड आपका डेम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में इक्वल टू जीरो आता है। ये आपके पास ये क्या है जरा बोलो? ये दोनों तो किसको रिप्रेजेंट करिए जरा बोलो? के बाई एम हो गया आपके पास, ओमेगा स्क्वायर बात एक ही है। ये कि दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जरा बताओ तो? ये आपको एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जिसमें इक्वल टू समथिंग कुछ फोर्स होता है, ये क्या है जरा बोलो? ड्राइविंग फोर्स है, फोर्स है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो? ड्राइविंग फोर्स, फोर्स बोलते हैं। जिसमें फोर्स लगा होता है वही तो आपके पास फोर्स, आपके पास ऑसिलेशन होता है। ये बात सुनिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। हाँ साइन, हाँ ड्राइविंग फोर्स होता है ना। हमने सिस्टम को ऑसिलेट कराना, देखो कांस्टेंट फोर्स नहीं लगा होगा। अच्छा सुना, ये भी ध्यान में सुनना, मैं क्या कह रहा हूं करके, एक बात सुनना। फोर्स लगा होगा, अगर वो कांस्टेंट होगा वो फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं होगा। फोर्स कैसा होगा? वो ऑसिलेटरी नेचर का होगा। मैं ये कह रहा हूं ना, ये ध्यान में रखना है। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी एम डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस आपके पास ये आपके पास समथिंग जो भी है आर डी एक्स बाई डी टी प्लस आपके पास के एक्स इक्वल, हमने एक फोर इक्वेशन लिखी एफ साइन ओमेगा टी। दूसरी आपके पास एक इक्वेशन लिख दी एम डी एक्स बाई आपके पास डी टी स्क्वायर प्लस आपके पास आर डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल आपके पास लिख दिया समथिंग आपके पास क्या, एफ नॉट लिख दिया। ये कांस्टेंट कोई फोर्स है क्या? दोनों रिप्रेजेंट करेंगे क्या? बताओ तो, मैं से पूछ रहा हूं। ये दोनों डेल्टा हार्मोनिक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे क्या? बोलो। हाँ पहली वाली रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, ऑसिलेटरी फोर्स होना चाहिए। देखो हमने सिस्टम को ऑसिलेट कराना है तो फोर्स भी ऑसिलेटरी नेचर का लगाना पड़ेगा बाहर से। समझ में आई नहीं आई बात? अगर सिस्टम को ऑसिलेट कराना चाहे तो ये ऑसिलेट नहीं करा पाएगा। समझ में आई नहीं आई बात? तो ये नहीं है भाई। ठीक है, ये ध्यान में रहे। ऐसा नहीं कि मैंने कहा था इक्वल टू फोर्स होना चाहिए और आपने तुरंत फोर्स देगा किसी भी इक्वेशन और टिक मार के चले गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बातों को समझना है। चलो नेक्स्ट आपके पास क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ये भी क्वेश्चन आया है, रिलेशन बिटवीन। ठीक है, फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस, ठीक है, एंड पार्ट डिफरेंस। ठीक है, एक कोड अगर मैं बात करूं तो डेल्टा फाइव कोड आपके पास कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय आपके पास कितना? लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, पहला। दूसरा ऑप्शन है डेल्टा फाइव इक्वल टू आपके पास कितना? लेमडा का आपके पास 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स। तीसरा है डेल्टा फाइव इक्वल टू आपके पास लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई डेल्टा एक्स। चौथा ऑप्शन है डेल्टा फाइव इक्वल टू आपके पास पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये ऑप्शन है। ठीक है, बताओ भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस? इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, फेज और पाथ में?
देखो आपने इक्वेशन देखी थी, आपको याद थोड़ा बहुत अगर आ रहा हो, साइन ओमेगा टी माइनस का के, ओमेगा टी माइनस का होगा के एक्स टू, ठीक है। तो ये दो वेव है, किसी पॉइंट पर अगर हम देखें आपके पास, जैसे मैंने कहा अभी ये कोई सोर्स है, इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये एस वन सोर्स है, इसकी इक्वेशन ये है, और इससे ये दूसरा जो सोर्स है एस टू की इक्वेशन ये है, ठीक है। तो यहां से इन दोनों के जो पाथ है ना, इन पाथ में आपका डिफरेंस है। तो जब पाथ में डिफरेंस आता है तो कुछ ना कुछ फेज में भी डिफरेंस आता है, इस चीज को हमने निकाला था। ये इसका फेज है, ये इसका फेज है, इसको फाइव वन मान लो, इसको फाइव टू मान लो, ठीक है। और जब आप फाइव वन माइनस फाइव टू या फाइव टू माइनस फाइव वन करोगे तो आपको आपके पास एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, जैसे इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसको मैंने लिखा डेल्टा फाइव, क्या लिखा, डेल्टा फाइव। इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, जरा बोलो, ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, के एक्स वन पॉजिटिव आ जाएगा, कितना आ जाएगा, के एक्स वन माइनस कितना आएगा, एक्स टू। एक्स वन माइनस एक्स टू करो या एक्स टू माइनस एक्स वन करो, है तो डिफरेंस ही। तो इसको लिखा क्या जाता है इन जनरल आपके पास, डेल्टा फाइव इक्वल क्या लिखूंगा, के डेल्टा एक्स, ठीक, ये समझ में आना चाहिए। और k की जो वैल्यू होती है, ये k क्या होता है जरा बोलो, k की वैल्यू कितनी होती है जरा बोलो, 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा x। अब आपके दिमाग में थोड़ा आ रहा होगा, सर हमें तो ये याद ही है, आपने डिराइव क्यों कराया है? मैंने इसलिए डिराइव करा ताकि आपको अगर मान लो कि ये थोड़ा प्रॉब्लम आए कि ये ऊपर लेमडा होता है नीचे लेमडा होता है कहाँ होता है करके, तो आप उस समय ऐसे करके डिराइव कर लें, ठीक है। याद है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू टू consecutive node node in stationary wave, ठीक है, in stationary wave in term of the wavelength, in term of the wavelength wavelength, ठीक है। पहला आपके पास लैम्डा, दूसरा लैम्डा बाई फोर, तीसरा है लैम्डा बाई टू, और चौथा आपके पास ऑप्शन है थ्री लैम्डा बाई फोर। बोलो भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड बोला, इन ए स्टेशनरी वेव बोला, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। देखो आपको पता होना चाहिए, हमने देखा था स्टेशनरी वेव जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है, किसी बाउंडेड मीडियम में, तो आपको पता है कि स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। कौन सी वेव का फॉर्मेशन होता है जरा बोलो, स्टेशनरी वेव। ये क्या बनाती हैं, इस तरीके से आपके पास सिचुएशन बनाती हैं, जो वेव स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है, जहां पर इसका एम्पलीट्यूड जीरो होता है उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, नोड बोलते हैं। और यहाँ पर वेव आपका दिख रहा होगा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कैसा है जरा वेव का जरा बताओ तो, मैक्सिमम है, जरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं एंटी नोड बोलते हैं। ये नोड और नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको आपके पास अगर आप देखोगे जरा यहाँ से, जरा देखो दिमाग लगाना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक वेव है। एक वेव कैसे होती है, यहाँ से लेके आधी, तो आधी वेव हुई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुई, एक वेव हुई, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जरा बोलो, लेमडा। ये बात समझ आई नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जा रहा बोलो, लेमडा। लेकिन दो, पहला नोड ये आ रहा, दूसरा नोड ये आ रहा, इसका मतलब ये कितना है, जस्ट आधा, तो कितना आएगा, लेमडा बाई टू। तो नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है जरा बोलो, लेमडा बाई टू। और नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस अगर आप इसको देखोगे, इसका भी आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, लेमडा बाई फोर। तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लेमडा बाई टू। नोड और एंटी नोड पूछा तो लेमडा बाई फोर। और एंटी नोड है, एंटी नोड कहाँ बनेगा, नेक्स्ट एंटी नोड कहाँ होगा, यहाँ होगा। फिर से जरा बताओ तो कितना होगा, ये लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर, तो ये भी कितना होगा, लेमडा बाई, यहां से यहां तक भी ये भी कितना होगा, लेमडा बाई टू, ठीक। तो ध्यान में रहना चाहिए पूरा। नेक्स्ट, टू ट्यूनिंग फॉक बोला, ट्यूनिंग फॉक, ठीक है, when sounded when sounded simultaneously
गिव वन बीट इन 0.25 सेकेंड, ठीक है, 0.25 सेकेंड। द डिफरेंस द डिफरेंस द डिफरेंस of their frequencies is, पहला ऑप्शन है आपके पास 4, दूसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 8 और चौथा ऑप्शन है आपका 2। ये बोल रहा, बताओ तो फिर। चलो बताओ। अच्छा मुझे बताओ, ये डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला ना, द डिफरेंस ऑफ दियर फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2, कुछ भी हो सकता है, मॉडुलस लगा दिया fb, इसी को हम क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ बीट्स, क्या हेड, क्या हेड पर सेकेंड, इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ बीट्स हेड पर सेकेंड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मतलब ये समझ पा रहे, नंबर ऑफ बीट हेड पर सेकंड मतलब एक सेकंड में जितनी बीट सुनाई देती है वही क्या होती है, जरा बोलो, बीट फ्रीक्वेंसी। मुझे एक बात बताओ, 0.25 सेकंड में कितनी बीट सुनाई दे रही है, अरे कितने आपके पास, आपको कितनी बीट सुनाई दे रही है, जरा बोलो, अरे बोलो यार, एक, नहीं आई बात समझ में। पॉइंट आपके पास 25 सेकंड में कितनी बीट सुनाई दे रही है, बोलो, एक। तो आपके पास मुझे बताओ एक सेकंड में कितनी सुनाई देगी, फिर 1 डिवाइडेड बाई 0.25, ऊपर चले जाएगा, 1 सेकंड में कितनी सुनाई देगी, 100 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 25, कितना आ जाएगा, एक सेकंड में कितनी बीट सुनाई देंगी, 1 बीट सुनाई, नहीं आई बात समझ में, कितनी बीट सुनाई देंगी जरा बताओ एक सेकंड में, 4। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत समझना था तो जो बेसिक पढ़ा था उसको, ठीक है। चलो कितना आ जाएगा, 4। ये बात समझ में आई नहीं आई, बताओ तो जरा, ये जो मैंने बताया ये समझ में आया नहीं आया, मैं क्या कर रहा हूं करके। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ बीट हेड पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बीट सुनाई दे रही, 0.5 सेकंड में सुनाई थी 1, तो इस एक के लिए इसको इधर भेज देंगे तो वो आपके पास 1 सेकंड में निकल जाएंगे बीट, तो आ जाएगा आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी को हम बीट, इसी को हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं, ये आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, when two sinusoidal wave moving at right angle, wave moving at right angle to each other superimpose, लिखा, superimpose they produce पहला ऑप्शन है, हटा दो इसको, पहला ऑप्शन है बीट्स, दूसरा आपके पास इंटरफेरेंस, तीसरा है आपके पास स्टेशनरी वेव, चौथा आपके पास लिसाजो फिगर। एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाया था यार, लिसाजो फिगर कैसे बनते हैं करके उसका,
वो पता नहीं कहाँ गया, पता ही नहीं चला उसका। मतलब वो हमने घर में डिजाइन किया था ना एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं करके। इनका इसका यूज उसमें करते हैं ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो हाँ कलर्ड करने के लिए क्लोथ्स को, लिसा जो फिगर का। पता नहीं कहाँ चले गया, मैंने कितना ढूंढा उसको। उसमें दूसरे वाले मोबाइल में भी देखा, मिला ही नहीं मुझे कहीं। अरे बताओ तो फिर, वेन साइनसोइडल वेव मूविंग एट राइट एंगल पे आपके पास एक एक्स और एक वाई में होता था। तो जरा ध्यान सुना, एक इधर होती थी एक इधर होती थी, ठीक है, एक वेव इधर एक इधर, एक वेव इधर। एक्स इक्वल आपके पास ए साइन ओमेगा टी समथिंग, और एक होती थी वाई इक्वल आपके पास बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये किसकी, ये क्या है? जब इनको कंबाइन कर दो तो क्या बनता है जरा बताओ तो। ये तो पता है यार, ये तो बेसिक बात है, बेसिक डेफिनेशन है बोलो। ये आपके पास इससे क्या बनते हैं जरा बोलो, जब दो एसएचएम परपेंडिकुलरली सुपरपोज करते हैं तो क्या बनते हैं, लिसा जो फिगर। इसकी ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में होती है भाई, इसमें भी आपको ये पता ना, इसमें सेम डायरेक्शन में होती है विद फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, एफ कैसा रहता है इसमें, सेम। तो आपको दो वेव सेम डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी की अगर चलती हैं तो इंटरफेरेंस होता है। इसमें क्या होता है जरा बोलो, स्लाइटली आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या करती है, स्लाइटली क्या करती है जरा बोलो, स्लाइटली एफ क्या करता है जरा बोलो, एफ क्या करता है, डिफर करता है। और बहुत ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए, ये भी आपको पता है, ठीक है। स्टेशनरी वेव क्या करती है, दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलनी चाहिए। इसमें क्या होता है जरा बोलो, दो वेव क्या होती है जरा बोलो, किस पर होती है, ये एक एक्स में तो एक कहां जरा बोलो वाई में, यानी कि आपके पास दो वेव आपस में क्या है जरा बोलो, कैसी है जरा बोलो, परपेंडिकुलर है। ये मैं क्या कह रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है? चलो आगे बात करते हैं फिर। चलिए अब इसको बताइए फिर, द रिजल्टेंट the resultant of the of two rectangular SHM motion of some frequency, ठीक है, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी लिखना, सेम फ्रीक्वेंसी एंड अनइक्वल एम्पलीट्यूड, अनइक्वल एम्पलीट्यूड बट differing in phase by pi by 2 each। पहला ऑप्शन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। दूसरा है आपके पास सर्कुलर। तीसरा है आपके पास इलिप्टिकल। और चौथा ऑप्शन है आपके पास क्या, पैराबोला। बोलो भाई, रिजल्टेंट ऑफ टू एसएचएम बोला, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, अनइक्वल आपके पास एम्पलीट्यूड बोला, बट डिफरिंग इन फेज बोल रहा है पाई बाय 2, ठीक है। ये तो तुम बिना उसके सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ले लिया, वाई इक्वल का बी साइन क्या ले लिया जरा बोलो, ओमेगा टी। फेज कितने का है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 लगा दो इसमें तो खत्म। क्या बन जाएगा ये, अरे बोलो, कॉस ओमेगा टी। अब मुझे बताओ इन दोनों को सॉल्व करो, टी एलिमिनेट होना चाहिए। इसको एक्स बाई ए लिख सकता हूँ क्या मैं, इक्वल क्या आएगा साइन ओमेगा टी, और ये क्या आएगा जरा बोलो, वाई बाई बी क्या आएगा जरा बोलो, कॉस ओमेगा टी। अरे मैंने वहां बता रखा वैसे क्या होता है करके, लेकिन तुम्हें डायरेक्टली बताना चाहिए, ऐसे भी करना आना चाहिए। मतलब ये अगर इन दोनों को स्क्वायर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, अरे बोलो, स्क्वायर और ऐड करो, एक्स बाई ए और वाई स्क्वायर और ऐड करो, क्या बनेगा, हम्म
एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 1। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कभी ऐसी इक्वेशन आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, क्या होती है? एलिप्स। फिर वैसे भी डायरेक्टली पता होना चाहिए, दो एसएचएम अगर आपके पास 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं और अनइक्वल एम्पलीट्यूड है तो क्या बनता है? एलिप्स बनता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या जरा बोलो? इलिप्स। तो इलिप्स में टिक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लिखना अल्ट्रासोनिक वेव आर। पहले आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब फ्रीक्वेंसी अब आपके पास 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, दूसरा आपके आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी बिलो 20 किलो हर्ट्ज। तीसरा आपका है मैकेनिकल वेव, वेव फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन डी है मैकेनिकल वेव फ्रीक्वेंसी बिलो 20 किलो हर्ट्ज। बोलो क्या आएगा? है मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, पता है साउंड वेव है। साउंड वेव कैसी होती है? मैकेनिकल वेव होती है। ठीक है, क्या होती है जरा बोलो? मैकेनिकल वेव। तो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल वेव। आपको कभी कभी जल्दबाजी में हम ये इसको पहला ही ऑप्शन देखेंगे, इसमें टिक मार के चल देंगे 20 किलो हर्ट्ज करके, तो ध्यान में रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, ये आपके पास मैकेनिकल वेव होती है। ठीक है, आपको पता है। नेक्स्ट, डेसिबल इज, ठीक है, और म्यूजिकल आपके पास इंस्ट्रूमेंट पहला। दूसरा आपसे कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ नॉइस। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ नॉइस। ठीक है, तीसरा आपके क्या कह रहा? मेजर ऑफ साउंड लेवल। डी आपसे बोल रहा है और म्यूजिकल नोट। बोलो भाई। हाँ बिल्कुल, क्या होता है? डेसिबल किससे रिलेटेड है? साउंड की आपको इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल से रिलेटेड है। ठीक है, आपको बताइए, यूनिट है उसकी मेजर जिसमें करते हैं। तो मैच देखते होगे तो उसमें भी आता होगा इतना डेसिबल आ रहा है, इतना डेसिबल, इंटेंसिटी इतनी हाई है करके। अब तो आता है, पहले से कहाँ आता था? क्यों? हाँ, उसमें आता है इतना आपके पास हाई है करके। ठीक है, किससे रिलेटेड है? मेजर ऑफ साउंड लेवल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, इसमें लिखना इन अ नॉन डिस्पर्सिव, in a not dispersive medium, in a non dispersive medium, the relation, the relation between the wave velocity and group velocity is a equal to आपके पास vg इक्वल टू आपके पास vp by 2। ऑप्शन है आपके पास
Vg इक्वल आपके पास 2Vp। ऑप्शन सी आपके पास Vg इक्वल आपके पास Vp। ऑप्शन डी आपके पास क्या, Vg इक्वल आपके पास Vp बाई आपके पास 3। बताओ तो फिर। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, सर डिस्पर्सिव मीडियम सब बता रखे होंगे, कुछ ना कुछ तो बताया होगा। वो जो गौधाम है वहां से कितनी दूर है तुम्हारे वहां पर से? जो गौधाम है वो नहीं हो जहाँ गाय हाय वो करते हैं? अरे यार वो था तो सही वहीं पर तुम्हारे आसपास ही तो ऐसा है तो, जहाँ गाय हाय रहती है यार, जो आवारा जो घूमती रहती हैं। हम्म, तुम्हारे आसपास नहीं हो? चलो बताओ तो इसको। सी है ना, ना बहुत पुराना है। सी। देखो हमने देखा था जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो दिया है फेज वेलोसिटी माइनस का आपके पास कितना, लेमडा डीवीपी, ठीक है, डिवाइडेड है डी लेमडा। दिस इज द रिलेशन ऑफ आपके पास ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ठीक। अब आपको बताना चाहिए जब हम बात करें नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें लाइट, ये जो स्पीड है वेव की, ठीक है, जो स्पीड की जो वेव, ये जो लाइट कोई भी आपके पास जो वेव है, वेव की जो स्पीड है वेव लेंथ के साथ वेरी नहीं करती है। यानी कि जो VPH होता है ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या, विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, लेमडा, ठीक है। तो ये टर्म क्या आ जाएगा, अगर कांस्टेंट होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा जरा बोलो, जीरो। इसको हम बोलते हैं आपके पास क्या, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है, डिस्पर्सिव मीडियम। तो ये अगर टर्म जीरो आ जाएगा तो Vg की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी जरा बोलो, VPH, फेज वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन पीजो इलेक्ट्रिक मेथड, पीजो इलेक्ट्रिक मेथड, इन पीजो इलेक्ट्रिक मेथड, इलेक्ट्रिक मेथड या इफेक्ट जो भी लिख दो आप, ठीक है, इफेक्ट या मेथड, ठीक है। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, द नेचुरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल इज, पहला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, ठीक है, थिकनेस ऑफ क्रिस्टल, पता ना थिकनेस से मतलब है, थिकनेस ऑफ क्रिस्टल से मतलब है, ये बात समझा नहीं, वही होता और होता क्या है। दूसरा आपके पास है इनवर्सली, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ क्रिस्टल। सी ऑप्शन है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास क्या, स्क्वायर रूट ऑफ थिकनेस ऑफ क्रिस्टल। चौथा ऑप्शन है इनवर्सली, ठीक है, नेक्स्ट लिखना आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ थिकनेस ऑफ क्रिस्टल। बताओ फिर क्या आएगा।
बोलो भाई, इन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल बोला, किस पे डिपेंड करती है? रिलेशन दिखाए होंगे, आपको बताए होंगे। जो फ्रीक्वेंसी होती है आपने देखा था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है जरा बोलो? ये आती है n डिवाइडेड बाई 2t, ठीक है। ई वाई क्या होता है जरा बोलो? ई वाई कितना होता है जरा बोलो? रो, ठीक है। ई क्या होती है? इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस आप बोल सकते हो, जो भी आपको अलग सही लगता है। सॉलिड के लिए हम इन जनरल यंग मॉडुलस डिफाइन करते हैं, ठीक है, या यंग मॉडुलस बोल सकते हो। एन आपको पता है मोड ऑफ वाइब्रेशन है। ई क्या है? थिकनेस ऑफ क्रिस्टल है, ठीक है। रो है डेंसिटी। तो हमको किससे मतलब है? थिकनेस से मतलब है। और थिकनेस के साथ कैसा आ रहा है? इनवर्स रिलेशन आ रहा है। ये आ रहा नहीं, ये आ रहा, हाँ, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, सेम तरीके से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल, मटीरियल। पहला आपके पास आयरन, दूसरा है आपके पास निकल, तीसरा है आपके पास क्या? क्वार्ट्ज, ठीक है, या फिर टूरमेलिन, और आपके पास फिर है नन ऑफ दिस। बोलो, पीजो इलेक्ट्रिक मेथड हम किसका किसका यूज करते हैं बताओ तो जरा, किनका यूज करते हैं? क्वार्ट्ज और टूरमेलिन का, ठीक है, क्वार्ट्ज और टूरमेलिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज नॉट observed observed for ultrasonic wave, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। तो पहला आपके पास इंटरफेरेंस, दूसरा है आपके पास डिफ्रैक्शन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास पोलराइजेशन, चौथा ऑप्शन है आपके पास क्या? रिफ्लेक्शन। बोलो, फटाफट बोलिए भाई, फटाफट बोलिए। अरे अल्ट्रासोनिक वेव क्या है? साउंड वेव है। और साउंड वेव में समझ में आता है आपके पास क्या? पोलराइजेशन नहीं होता है, पोलराइजेशन नहीं होता भाई, पोलराइज नहीं होती साउंड वेव, नहीं होता, ये समझ में आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस टू दैट इन
हीलियम गैस, ठीक है, हीलियम गैस, हीलियम गैस एट कार्बोला 300 केल्विन इज, पहला ऑप्शन है 2/7, दूसरा ऑप्शन है 1/7, तीसरा ऑप्शन है 3/7 और चौथा ऑप्शन है √3/5, ठीक है ये। अच्छा बताओ तो, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड वेव बोला नाइट्रोजन गैस टू दैट इन हीलियम गैस बोला एट 300 डिग्री। देखो अगर हम बात करूं स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव की जो स्पीड होती है ना, ये कितनी होती है, अगर हम बात करें ये होती है आपको v इक्वल आपके पास आती है लाप्लास करेक्शन, लाप्लास ने करेक्शन किया था आपको अगर याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, पहले न्यूटन बनाता फॉर्मूला, फिर लाप्लास करेक्शन करता है, फिर जाके फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो पूरे आपके पास थ्योरी आती है, उसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे। गामा आर टी डिवाइडेड बाय क्या होता है, एम, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम, ये फॉर्मूला है। अब गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो, गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो। और आपको बताइए स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या होता है करके। अच्छा बताओ, यहां आपके पास दो गैसें हैं, एक है नाइट्रोजन, एक है आपको हीलियम। नाइट्रोजन क्या है, डायटोमिक गैस है, पता है ना, नाइट्रोजन क्या है, डायटोमिक गैस। तो इसके लिए कितना आ जाएगा जरा बोलो, गामा की वैल्यू कितनी आती है जरा बोलो, 7/5, ये याद होना चाहिए। दूसरा हीलियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है जरा बोलो, 5/3, ये भी पता होना चाहिए। दूसरा दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का कितना आएगा जरा बताओ तो, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, एक नाइट्रोजन N2 होता है ना, N2, एक N का कितना होता है 14, दो का कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अच्छा तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा जरा बोलो, एक ही होता है, 4 हो जाएगा, पता ही है, ठीक है। चलो ये सारी वैल्यू यहां रख दो, टी तो कैंसिल आउट हो ही जाना है, तो आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, रख लो इन वैल्यूज को यहां रख दो और आपके पास सॉल्व कर लो, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। v आपको पास क्या बताना, N2 बताना है ना, V N2/He, तो V N2 आपको पास डिवाइडेड बाई VHE हमने निकाल दिया। तो गामा की जगह आपके पास 7/5 रख दो, ठीक है, पहले वाली के लिए। R तो R ही रहेगा, देखो ये तो कैंसिल आउट जाना है, M से मतलब है RT तो कैंसिल आउट जाना है ना, तो इसको रखते हैं, बाकी क्यों रखते हैं, क्यों, इसकी वैल्यू क्या जरा बोलो, मॉलिक्यूलर मास कितना जरा बोलो 28, नहीं आई बात समझ में, अरे ये तो कैंसिल आउट ही हो जाना है ना, कितना आ जाएगा, नीचे वाले के लिए कितना आएगा फिर से जरा बोलो, 5/3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा जरा बोलो, ये 4, ठीक है, ये आ जाएगा, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करो और बताओ आपके पास कितना आ रहा करके, भाई, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 7 बाय आपके पास 5 इंटू आपके पास 28, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 5 बाई कितना आ जाएगा 3, 3 कहां चले जाएगा ऊपर, ये नीचे है ना, 3 into 4 आएगा, ऊपर चले जाएगा, वो समझ में आता है, रूट के साथ, ठीक है, किसके साथ है, रूट के साथ। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा जरा देखो, ये 28 है और ये 28 है रूट के अंदर है, अरे 28 रूट एक ही रूट के अंदर कर लो यार लो, सही है, समझ में आई बात है। ये 28 से 28 कैंसिल आउट हो गया, कितना, ये 3 √3 आ जाएगा, और ये 5 और 5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कोई ऑप्शन है, हाँ है जी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलो फिर आज की क्लास यहीं पे एंड कर दें, ठीक है। तो मेरे को जो लगते थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो मैम ने करा दिए, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।